बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावा शिंगू इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। पहला बाब। इमरान बाथरूम से निकलकर अभी नाश्ते के लिए बैठा ही था कि पास रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। इमरान ने चौंक कर एक नज़र फ़ोन को देखा और फिर मुंह बनाते हुए इसने रिसीवर उठा लिया। सॉरी, रियायती नर्ख वाली कॉल का वक्त ख़त्म हो गया है, अब पूरा चार्ज होगा। इमरान ने रिसीवर उठाते ही तेज़ लहजे में कहा और साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। सुलेमान, जल्दी नाश्ता लेकर पहुंचो, वरना ये सायरन मुझे इत्मीनान से नाश्ता भी ना करने देगा। इमरान ने ऊंचे लहजे में कहा। अभी मेरा नाश्ता तैयार हो रहा है और मैं आपसे भी ज़्यादा इत्मीनान से नाश्ता करने का कायल हूँ। मैं जब इत्मीनान से नाश्ता कर लूँगा इसके बाद आपका नाश्ता तैयार होगा। अभी आप 2-3 घंटे सो सकते हैं। किचन से सुलेमान की आवाज़ आई। अरे पता है 7 बज चुके हैं और तिबी असूलों के तहत ये नाश्ते का सही वक्त है। ज़ब्दतुल हुक्मा हकीम जालिनोस ने अपनी किताब में नाश्ते का यही वक्त लिखा है। इमरान ने वसीले लहजे में कहा। आपके अलावा भी दुनिया में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। मैंने भी यही वक्त पढ़ा है, लेकिन अपने लिए, आपके लिए नहीं। सुलेमान ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। अच्छा हकीम है, सबको एक ही नुस्खा लिख कर देता है। तुम्हारे लिए तो उसे ख़ास तौर पर 10 बजे का वक्त लिखना चाहिए था। ठीक है, अब मैं खुद किताब लिखूंगा जिसमें बावर्चियों के लिए नाश्ता ममनू करार दे दिया जाएगा। इमरान ने और ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। जब आप की कोई किताब पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा जिस तरह की किताब आपने लिखनी है इसकी तो पुड़ियाँ ही बनेंगी। सुलेमान ने फौरन जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। इमरान ने रिसीवर उठा लिया। क्या आपने हकीम जालिनोस की किताब नहीं पढ़ी कि ये वक्त नाश्ते का होता है, टेलीफोन करने या सुनने का नहीं होता? इमरान ने रिसीवर उठाते ही तल्ख लहजे में कहा। सॉरी, क्या आप अली इमरान बोल रहे हैं? एक नामानूस सी नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। वेरी सॉरी, मैं अली इमरान ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेरी हिम्मत की दाद तो दे सकती हैं कि नाश्ता किए बगैर ही बोल रहा हूँ। हालांकि ज़ब्दतुल हुक्मा का कौल है कि नाश्ते के बगैर बोलना अपने आप को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ होता है, क्योंकि रात का खाना तो रात से पहले ही हज़म हो जाता है और खाना भी क्या होता है, बस बहाना ही होता है। 10-12 चपातियाँ, 1 डोंगा कुरमा, 1 डोंगा जलफ्रेज़ी, 2 मुर्ग मुसल्लम, कुछ सलाद और कुछ अचार। सब अब आप खुद से ही सोच लीजिए कि ये खाना कब तक काम आ सकता है। बल्कि इसे खाना कहना भी खाने की तौहीन है। इसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ। वैसे एक बात है कि माशाल्लाह आपकी आवाज़ मेरे आसाब के लिए इस कदर क़ुव्वत बख्श है कि सुलेमान का हरीरा मकवी नसाब भी इस कदर मकवी नहीं हो सकता। इमरान की ज़बान पूरी तवातर से चल रही थी। मेरा नाम मिस मूर्ति है और अपने बावर्ची को कह दीजिए कि मेरे लिए भी नाश्ता तैयार कर लें, क्योंकि मैंने तो रात का खाना भी नहीं खाया। इसके बावजूद मैं भी बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से हंसते हुए जवाब दिया गया। मूर्ति? ओह, तो अब मूर्तियाँ भी, मेरा मतलब है कि मुजस्मे भी खाना नाश्ता करने लगे हैं। ओह, मैं भी सोचता था कि आखिर मुल्क में इतनी फसलें होती हैं लेकिन हर चीज़ का कहत क्यों पड़ जाता है, और सुलेमान हर वक्त रोना क्यों रोता रहता है कि ये नहीं है, वो नहीं है। अरे अरे, पूरी बात तो सुन लीजिए। इमरान ने बात करते करते चौंक कर कहा, क्योंकि दूसरी तरफ से रिसीवर रखा जा चुका था। सुलेमान जनाब, सुलेमान साहब, और ना दो नाश्ता मुझे। एक मूर्ति भी आ रही है नाश्ता करने। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर रिसीवर रखते हुए तकरीबन रो देने वाले लहजे में कहा। जब आपको मिलेगा तो इसमें से उसे भी हिस्सा दे दिएगा। फ़िलहाल तो मैं नाश्ता शुरू करने वाला हूँ और यहाँ करते हुए मुझे डिस्टर्ब ना कीजिएगा। सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी और इमरान बेख्तियार दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया। दरअसल वो इस पोज में बैठा इस मोहतरमा मिस मूर्ति के बारे में सोच रहा था। आवाज़ कतई नामानूस थी, लेकिन ये मोहतरमा इस तरह बात की थी जैसे पिछले जन्म से वाकिफ़ हों। सोचते सोचते जब इमरान की समझ में इसका कोई हदूद अरबा ना आया तो इमरान ने तंग आकर सोचना ही छोड़ दिया। इसीलिए मैं सुलेमान ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ये लीजिए, मैं अपना नाश्ता आपको दे रहा हूँ। आप भी क्या याद करेंगे? अब मुझे आप वाला नाश्ता जहर मार करना पड़ेगा। सुलेमान ने सामान ट्रॉली से उठाकर मेज़ पर रखते हुए कहा। अरे, ये नाश्ता है? तुम ऐसा नाश्ता करते हो? आधा अंडा, 1 प्याली चाय। इमरान ने हैरान होकर कहा, क्योंकि वाकई मेज़ पर आधा उबला हुआ अंडा और 1 प्याली चाय ही सुलेमान ने रखी थी। तो एक गरीब आदमी का बावर्ची और नाश्ते में क्या खा सकता है? सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह, वेरी सैड।
ओह, ये तो बहुत संगीन मामला है। तुम मुझे तो इतना भरपूर नाश्ता देते हो और खुद ये चिड़ियों जैसा नाश्ता करते हो। तुमने आज तक बताया ही नहीं। अम्मा भी कहती हैं कि खुद खाओ, वही अपने साथी को भी खिलाओ। इमरान ने बड़े अफसोस भरे लहजे में कहा। बड़ी बेगम साहिबा ने ये नसीहत आपको की होगी, आप ज़रूर इस पर अमल करें। मेरे लिए उन्होंने दूसरी नसीहत फरमाई है कि जो बच जाए वो साथी को दे दिया करो, इसलिए मजबूरी है। बचा यही कुछ है, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। क्या मतलब, यानी बच गया है? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। मजबूरी है। आधा दर्जन अंडे, 3 कीमा भरे पराठे, 2 बड़ी टिक्कियां मार्जरीन और 2 गिलास शहद मिले दूध के बाद यही कुछ बच सकता है। वही ले आया हूँ, सुलेमान ने कहा और वापस मुड़ने लगा। हूँ, तो ये बात है। मैं भी हैरान था कि आधा उबला हुआ अंडा और एक प्याली चाय से अगर तुम पर रोज बरोज जवानी आती जा रही है तो फिर मुझे तो फाका ही करना पड़ेगा। इमरान ने आंखें घुमाते हुए कहा। अपने अपने नसीब की बात है। जनाब बुजुर्ग कहते हैं कि हर कोई अपने मुकद्दर का खाता है। दूसरे का गाल सुर्ख देखकर अपने मुंह पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। वैसे ट्रॉली के निचले खाने में कुछ बच गया है। बुजुर्ग कहते हैं कि अपने खाने में से मिस्कीनों गरीबों का भी हिस्सा निकालना चाहिए। चुनाचा वो हिस्सा भी पड़ा है, सुलेमान ने दरवाज़ा क्रॉस करते हुए कहा और गायब हो गया। ये बुजुर्ग भी सारी बातें बावर्चियों को बताते रहे हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने ट्रॉली को घसीट कर अपनी तरफ किया तो निचली ट्रे में वाकई इसका भरपूर नाश्ता मौजूद था। इमरान ने नाश्ता उठाकर मेज़ पर रखा और वो आधा अंडा और प्याली चाय उठाकर ट्रॉली की निचली ट्रे में रखी और नाश्ता शुरू करने ही लगा था कि कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। अरे सुलेमान, देखना कोई तुम्हारी तरह का गरीब मिस्कीन तो नहीं आ गया नाश्ते में से हिस्सा लेने, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा और जल्दी जल्दी नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। उसी लम्हे कॉल बेल दोबारा सुनाई दी और इस बार तो मुसलसल बजती ही चली गई। शायद कॉल बेल बजाने वाले ने झिंझिलाकर बटन से उंगली ना हटाने की कसम खा ली थी। इमरान ने कोई तवज्जो ना दी और कान लपेटे नाश्ते में मसरूफ़ रहा। कौन बदतमीज़ है जिसे बुजुर्गों ने आदाब तक नहीं सिखाए, सुलेमान की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी और फिर ऐसे के तेज तेज कदमों की आवाज़ बैरूनी दरवाजे की तरफ जाती सुनाई दी। वो गुस्से में मुसलसल बड़बड़ा रहा था। अरे छुरी तले दम लो, क्या आग ज़्यादा तेज़ हो गई है नीचे? सुलेमान ने दरवाजे के करीब जाकर इंतहाई गुस्सीले अंदाज में खालिसतन बावर्ची वाला मुहावरा बोलते हुए कहा और इमरान नाश्ता करते करते बेख्तियार मुस्कुरा दिया। आप इमरान साहब हैं? वैसे शक्ल सूरत से तो मुझे इमरान साहब की बजाय इसके दादा जान लग रहे हैं, क्योंकि मुझे तो यही बताया गया था कि इमरान साहब बड़े वजी, खूबसूरत और नौजवान आदमी हैं। इसी मिस मूर्ति की आवाज़ दरवाज़ा खुलते ही सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। वो अब तक इसके ना आने से यही समझ बैठा था कि किसी ने रॉन्ग नंबर डायल किया है और इमरान की तकरीर सुनने के बाद शरारतन ये नाश्ते वाला फिक्रा कह दिया है। लेकिन ये रॉन्ग नंबर तो फ्लैट के दरवाजे तक आ पहुंचा था। जी, मैं इमरान साहब का पोता हूँ, सुलेमान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया और इमरान को इतनी ज़ोर की हंसी आई कि उसे अच्छू सा लग गया। ओह, तो इमरान दादा भी बन चुका है। मेरे ख्याल में पैदा होने से पहले ही शादी हो गई होगी इसकी, इस लड़की ने भी बड़े संजीदा से लहजे में जवाब दिया और इमरान के कान ये फिक्रा सुनते ही खड़े हो गए, क्योंकि ये फिक्रा बता रहा था कि मिस मूर्ति खासी सतम ज़रीफ वाक़ हुई है। अब ये आपका अपना कसूर है कि आपने आने में देर कर दी। अब तो मैं ही खिदमत बजा ला सकता हूँ। सुलेमान भला किसी से कम तो ना था। अच्छा, तो 106 नंबर याद रखिएगा। हो सकता है कि पूरा फाल आपके ही नाम निकल आए, मिस मूर्ति ने भी तुरंत जवाब देते हुए कहा और इमरान ने एक तवील सांस लिया। अरे 107 नंबर तक तो पहुंचने दो इसे, कुरानदाजी ही तो होनी है, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। जाइए मोहतरमा, मैं जानता हूँ कि आपकी किस्मत में 107 ही लिखा हुआ है, सुलेमान ने नाखुशगवार से लहजे में कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। 7 तो लकी नंबर होता है, मिस मूर्ति ने कहा और फिर तेज तेज कदमों की आवाज़ राहदारी में उभरने लगी। अच्छा, तो बावजूद कहने के आपने अकेले ही नाश्ता शुरू कर दिया? दरवाजे में से गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। अरे अरे, मैं नाश्ता तो नहीं कर रहा, ये तो नाश्ते की रिहर्सल हो रही है। तशरीफ लाइए, आपके लिए ट्रॉली की निचली ट्रे में सामान मौजूद है। ये और बात है कि अंडा अब बहुत सख्त होकर शुतुरमुर्ग का अंडा बन चुका होगा और चाय शरबत कोफ जान में बदल चुकी होगी। बहरहाल जो कुछ है हाजिर है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आपके यहाँ मुर्ग अंडे दिया करते हैं? वाह, क्या अनोखा मुल्क है। आपके वतन से कितने बच्चे हो चुके हैं? मिस मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा और सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। उसने शुतुरमुर्ग के मुर्ग को बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया था
और इमरान का हाथ बेख्तियार अपने सर पर पहुंच गया, क्योंकि मिस मूर्ति का अंदाज बता रहा था कि वो इमरान से भी 2 जूते आगे ही है। ओह सॉरी, बतन से नहीं बल्कि सर से पैदा होते हैं बच्चे। फिर तो अकली बच्चे हुए, लेकिन एक बात है, अकल तो चली गई बच्चों में, बाकी क्या बचा? मिस मूर्ति ने इमरान के सर पर हाथ रखते हुए फौरन कहा, और इमरान मुस्कुरा दिया। मिस मूर्ति वाकई खासी तेज जा रही थी। बाकी जाहिर है सूरत ही बच सकती है, और मजीद 1 दर्जन के बाद सूरत भी मिस मूर्ति में तब्दील हो गई होगी, लेकिन आपकी गिनती तो शायद सैकड़ों में चल रही है। ऐसी सूरत में तो मिस मूर्ति की बजाय बदसूरती ज़्यादा बेहतर रहेगी। इमरान भला कब बाज रहने वाला था, और इस बात मिस मूर्ति बेख्तियार कहकर मारकर हंस पड़ी। आपका एक खूबसूरत जवाब बता रहा है कि आप वाकई अली इमरान हैं। ये लीजिए कार्ड। मिस मूर्ति ने अपने हैंडबैग से एक सुर्ख रंग का कार्ड निकालकर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अच्छा, तो कार्ड अब बांटे जा रहे हैं, और सैकड़ों कार्ड से पहले ही पूरे हो गए हैं। वाह, फिर तो यकीनन हजारों में जाएगा। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और मिस मूर्ति एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब बस भी कीजिए, बहुत हो गई है। मुझे दरअसल यही बताया गया था कि आप मजाक करने में बेहद तेज हैं, और यही आपकी खासी निशानी है, इसलिए मुझे ऐसे फिक्रे कहने पड़े। मिस मूर्ति ने हंसते हुए कहा। यानी अभी से बस? अभी तो आपने कार्ड ही दिया है। कार्ड के बाद के मराहिल तो कार्ड बांटने के बाद ही तय होते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और कार्ड उठा लिया। आपके लिए नाश्ता ले आऊं? उसी लम्हे सुलेमान ने दरवाजे पर आकर खासे मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओह शुक्रिया, मैं नाश्ता करके आई हूँ, मिस मूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, और सुलेमान ने खामोशी से नाश्ते के बर्तन समेटना शुरू कर दिए। मिस मूर्ति नापाली लड़की थी। इसका रंग गहरा सांवला था, लेकिन इस गहरे सांवले रंग में भी एक अजीब सी कशिश थी। इसने जीन्स और बुश कोट पहना हुआ था। उसके अखरोटी रंग के बाल इसके शानों तक बड़े नफीस अंदाज में तरशे हुए थे। कानों में सुर्ख रंग के टॉप्स थे, लेकिन वो जिस रवानी से पाकेशिया की मकामी जबान बोल रही थी, इससे यही जाहिर होता था कि वो तवील अरसे से पाकेशिया में रह रही है। कार्ड पर सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ था, और इसके नीचे किसी के दस्तखत थे। इमरान ने उलट पुलट कर कार्ड को देखा, लेकिन इस नंबर और दस्तखतों के अलावा इस कार्ड पर और कुछ दर्ज ना था। इमरान गौर से दस्तखत को देखने लगा, लेकिन उसे कतन याद ना आ रहा था कि एक इन साहब या साहिबा के दस्तखत हैं। आपकी तरह आपके दस्तखत भी बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन ये नंबर तो खासा तवील है। इस नंबर तक पहुंचते पहुंचते तो मैं वाकई दादाजान बन चुका हूँगा। इमरान ने मुस्कुराकर कार्ड वापस मेज पर रखते हुए कहा, और मिस मूर्ति एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप दादाजान बन जाने के बावजूद काबिल कबूल हो सकते हैं। बहरहाल ये नंबर नेपाल सीक्रेट सर्विस के चीफ विक्रम का, और ये दस्तखत भी इन्हीं के हैं, और मैं उनकी टीम की एक कारकुन हूँ। मिस मूर्ति ने हंसते हुए बड़े बेबाकाना लहजे में कहा, लेकिन इमरान विक्रम का नाम सुनकर चौंक पड़ा। इसने जल्दी से कार्ड दोबारा उठाया और दस्तखतों को गौर से देखने लगा। यानी विक्रम ने नया अकाउंट खोल लिया है? खासा फॉरवर्ड जा रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नया अकाउंट? क्या मतलब? इस बार मिस मूर्ति ने हैरान होते हुए कहा। हमारे यहाँ जब टैक्स बचाने के लिए कोई नया अकाउंट खोला जाता है तो दस्तखत तब्दील कर दिए जाते हैं, इमरान ने जवाब दिया, और मिस मूर्ति इस बार खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह, तो चीफ के दस्तखत पहले और थे, इसलिए आप इन्हें पहचान नहीं सके, मिस मूर्ति ने हंसते हुए कहा। उसे दरअसल नए से नए दस्तखत बनाने का बड़ा शौक था, और इन्हीं दस्तखतों की तब्दीली ने उसे एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया था। उसके वालिद ने जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसके बैंक अकाउंट में खर्चा भेजा तो इस वक्त तक विक्रम वो दस्तखत ही भूल चुका था जो उसने अकाउंट खुलाते वक्त किए थे। चुनाचा उससे बड़े इत्मीनान से ताज़ा तरीन दस्तखत करके चेक भिजवा दिया। नतीजा ये हुआ कि बैंक वालों ने उसे जाली दस्तखत करने पर कानूनी नोटिस दे दिया। बड़ी मुश्किल से मामला रफा दफा हुआ, लेकिन ये मामला रफा दफा होने तक इसके फाके शुरू हो गए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आपको कैसे मालूम हो गया? क्या आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं? मिस मूर्ति ने बेहद हैरान होते हुए कहा। अरे कहाँ, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। वहाँ तो विक्रम जैसे प्रिंस ही पढ़ सकते हैं। मैं तो वहाँ जूते मारने पर मामूर था, इमरान ने कहा। जूते मारने पर? क्या मतलब? मिस मूर्ति और ज़्यादा हैरान हो गई। जी, इतनी बड़ी पोस्ट नहीं थी कि आपको हैरान होना पड़े। जो तालिब इल्म टेस्ट में फेल हो जाता उसे जूते मारने के लिए मुझे तैनात किया गया था, और आपके इन चीफ साहब के सर के बाल तो पहले ही साल में उड़ गए थे, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, और एक बार फिर मिस मूर्ति खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा चीफ ने बताया था। वो तो मुझे भेज ही ना रहे थे, कहते थे कि तुम इससे मिलने के बाद वापस ही ना होगी।
लेकिन मैंने जिद की तो मजबूरन उन्होंने मुझे भेजा, और वाकई आपसे मिलने के बाद वापस जाने को जी नहीं चाहता, मिस मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं तो टेस्ट में अव्वल नंबर पास हो रहा हूँ, इमरान ने कहा, और मिस मूर्ति इतने ज़ोर से हंसी कि कमरा इसकी मुतरन्नम हंसी से गूंज उठा। आप बेफिक्र रहें, आप फेल भी हो जाएं तब भी मुझ में ये जुर्रत नहीं कि आपके सर के बाल उड़ा सकूं। मिस मूर्ति ने हंसते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज में बात की तो इमरान भी मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब ये विक्रम साहब नापाली सीक्रेट सर्विस के चीफ हैं, और ये इनका फ़ोन नंबर है, और नीचे इनके ताज़ा तरीन दस्तखत हैं। फिर इमरान ने संजीदा होते हुए कहा, फिर ये कि आप इन्हें फ़ोन करें और उनसे बात करें, मिस मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे सुलेमान बड़ी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में कॉफ़ी की एक खूबसूरत और नफीस सी प्याली मौजूद थी। इसने कॉफ़ी की प्याली मिस मूर्ति के सामने रख दी। ओह, शुक्रिया, मिस मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, और सुलेमान मुस्कुराता हुआ वापस मुड़ने लगा। सुलेमान, टेलीफोन का बिल कितना आया है इस महीने? इमरान ने सुलेमान से मुखातिब होकर कहा। इस महीने? पिछले कई महीनों से नहीं आया, सुलेमान ने मुड़कर मुंह बनाते हुए जवाब दिया। लेकिन तुम तो हर महीने मुझसे बिल वसूल कर लेते हो, इमरान ने आंखें निकालकर पूछा। वो तो मैं अपने फ़ोन का बिल वसूल करता हूँ, आखिर आप भी तो कॉल उसी फ़ोन पर सुनते हैं, इसलिए सुनने का टैक्स तो आपको ही देना चाहिए, सुलेमान ने कहा और वापस मुड़ गया। मिस मूर्ति बड़ी दिलचस्प नज़रों से इन दोनों को देख रही थी, साथ साथ वो बड़े इत्मीनान से कॉफ़ी की चुस्कियाँ भी ले रही थी। आपने सुन लिया मिस मूर्ति? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी, मेरे पास सुनने का टैक्स देने की रकम नहीं है, मिस मूर्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और इमरान खिलखिलाकर हंस पड़ा। मिस मूर्ति वाकई बेहद ज़हीन और हाजिर जवाब लड़की थी। अच्छा, चलो मैं विक्रम से सुनने का टैक्स वसूल कर लूँगा। वैसे क्या आप सपासनामा पेश नहीं करेंगी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सपासनामा? वो क्या होता है? मूर्ति ने चौंक कर पूछा। जब किसी ऐसे मेहमान को खुसूसी को बुलाया जाता है जिससे कुछ रकम ऐंठनी हो, तो फिर इसके सामने सपासनामा पेश किया जाता है, जिसमें पहले तो मेहमान खुसूसी साहब के कसीदे पढ़े जाते हैं। इसके बाद मुतालबात की एक तवील फहरिस्त होती है। जाहिर है कि विक्रम साहब ने आपको जब ये कार्ड देकर भेजा तो मकसद मुझे मेहमान खुसूसी बनाना होगा, और जाहिर है कि मुतालबात की भी लंबी फहरिस्त होगी। तो कम अज़ कम वो कसीदों वाला हिस्सा तो सुन लूँ, कुछ तो तकवीत भी हो दिल को, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपका मतलब समझ गई हूँ। आप इस बारे में कोई आइडिया सुनना चाहते हैं जिसके बारे में चीफ ने आपके पास मुझे भेजा है? लेकिन इमरान साहब, मुझे कतन कुछ भी मालूम नहीं। कल सुबह चीफ ने मुझे कॉल किया और फिर उन्होंने पहले तो आपका तफसीली तारुफ कराया, इसके बाद मुझे ये कार्ड दिया, लेकिन साथ ही शर्त लगा दी कि मैंने ये कार्ड असली अली इमरान को ही देना है। आपका फ़ोन नंबर यहाँ होटल से मैंने बस फ़ोन करके इंक्वायरी से पूछ लिया था। आपको कॉल किया तो फिर आपकी तकरीर सुनकर मुझे आधा यकीन हो गया कि आप वाकई अली इमरान हैं। इसके बाद बाकी निस्फ यकीन यहाँ आकर आपकी बातें सुनकर हो गया। चुनाचे मैंने कार्ड आपको दे दिया, मूर्ति ने संजीदा लहजे में कहा। ओह, शुक्रिया, वरना मैं तो वाकई घबरा गया था। आजकल बिजनेस बड़ा मंदा जा रहा है, इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। क्या मतलब, कैसा शुक्रिया? मूर्ति ने हैरान होते हुए कहा। मेरा मतलब है कि आप होटल में ठहरी हुई हैं, फिर ठीक है, वरना सुलेमान ने मुझे बेदखली का नोटिस दे देना था, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही इसने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और मूर्ति हंस पड़ी। इसके चेहरे से महसूस हो रहा था कि वो वाकई अली इमरान की बातों से महसूस हो रही है। यस, इंक्वायरी प्लीज़। चंद मौत से बाद रिसीवर से ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। नापाल डायरेक्ट कॉल करने के लिए कोड नंबर क्या है? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा, क्योंकि उसे कभी नापाल फ़ोन करने की ज़रूरत ही ना पड़ी थी। वैसे विक्रम इसका ऑक्सफोर्ड में क्लास फेलो रहा था। वो नापाल के शाही ख़ानदान का फ़र्द था। इसने ऑक्सफोर्ड से साइंस में MSc की डिग्री हासिल की थी, और इसके बाद वो वापस अपने वतन चला गया था। इसके बाद इमरान से उसकी मुलाकात शायद 10-12 बार एकेडमिया के मुख्तलिफ होटलों में अचानक हुई थी, और तब इमरान को इसने खुद ही बताया था कि वो नापाली सीक्रेट सर्विस का चीफ है, और उसने ही बताया था कि उसके पास इमरान के कारनामों की पूरी फाइल मौजूद है। लेकिन जाहिर है कि इमरान ने उसे हंसकर टाल दिया था। लेकिन अब उसी विक्रम ने इस पुरस्कार अंदाज में इस खूबसूरत और ज़हीन लड़की को इमरान के पास भेजा था, तो लाजमन उसे कोई ख़ास मुश्किल पेश आ गई होगी। वो दरअसल मूर्ति से इस मुश्किल के बारे में कोई आइडिया लेना चाहता था, ताकि इसके मुताबिक वो विक्रम को डील कर सके। लेकिन मूर्ति ने जिस अंदाज में जवाब दिया था, इससे इमरान को महसूस हुआ था कि वाकई मूर्ति इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती।
इसलिए मजबूरन इमरान को बराह रास्त फ़ोन करना पड़ गया था। इमरान ने इंक्वायरी से कोड नंबर मालूम करके वो नंबर डायल किया और फिर कार्ड पर लिखा हुआ नंबर डायल कर दिया। यस, विक्रम स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही विक्रम की मखसूस करख्त सी आवाज़ सुनाई दी। विक्रम की आवाज़ शुरू से ही ऐसी थी जैसे कोई पहाड़ी कौवा बोल रहा हो। इसकी आवाज़ सुनकर यही महसूस होता था कि जैसे कोई इंतहाई जालिम और सफाक आदमी बोल रहा हो। लेकिन इमरान जानता था कि विक्रम बेहद नफीस ज़ौक़ का मालिक है। यार, तुम आज तक अपना साउंड बॉक्स ही ठीक नहीं करा सके। मिस मूर्ति से ठीक करा लेना। इसके गले में तो बड़ी मुतरन्नम गरारियां फिट हैं और तुम्हारी गरारियों को तो यूं लगता है जैसे सदियों से तेल ही ना मिला हो, इमरान ने कहा। और मूर्ति इमरान की बात सुनकर मुस्कुरा दी। ओह इमरान, तो मूर्ति तुम तक बखैरियत पहुंच गई है। मुझे तो बड़ी फिक्र थी। दूसरी तरफ से विक्रम ने हंसते हुए बेतकल्लुफाना लहजे में कहा, मैंने भी गौर से देखा तो नहीं। वैसे तुम कहते हो तो मूर्ति को देख ही लेता हूँ, इमरान ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। दूसरी तरफ से विक्रम ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा, यार, देखने से ही तो पता चलेगा कि खाली मूर्ति है या इसके साथ जान और बेजान भी लगाया जा सकता है। और अम्मा भी कहती हैं कि नामहरम लड़कियों को देखना गुनाह है। हाँ, पहली नज़र माफ़ होती है। अब ये दूसरी बात है कि पहली नज़र ही इतनी तवील हो जाए कि दूसरी और तीसरी की नौबत ही ना आए। लेकिन अब भाभी पर भी इतनी तवील पहली नज़र तो नहीं डाली जा सकती ना। इमरान की ज़बान चल पड़ी। भाभी? क्या मतलब? ओह, तो तुम उसे मेरी बीवी समझ रहे हो? ये बात नहीं है। वो मेरी टीम की सबसे ज़हीन मेंबर है और इसलिए मैंने इसे तुम्हारे पास भेजा है ताकि वो तुम तक बखैरियत पहुंच जाए। दूसरी तरफ से विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो खाली मूर्ति मेरे पास रवाना कर दी और खुद जान से शादी रचा बैठे हो? यार, ये तो दोस्ती के आदाब के खिलाफ है, इमरान ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। अच्छा, तो ये इरादे हैं। वैसे इमरान, अगर मेरे सामने ही शाही खानदान वाली पखना होती तो यकीन करो मैं मूर्ति को ही तरजीह देता, विक्रम ने कहा। और इमरान खिलखिलाकर हंस पड़ा। मूर्ति होंठ भींचे खामोश बैठी हुई थी। तो क्या हुआ, शाही खानदान छोड़ दो। ग्रेट लैंड के एक बादशाह ने भी तो ऐसा ही किया था। और तुम तो खाली फर्द हो, बादशाह बहरहाल नहीं हो, इमरान ने कहा। तुम्हें इस कदर पसंद आ गई है तो तुम बात कर लो, मुझे खुशी होगी, विक्रम ने जवाबी वार करते हुए कहा। चलो मैं बात कर लेता हूँ, बात करने में क्या हर्ज है। शाही खानदान तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, मुझे नहीं, इमरान ने इसकी बात इस पर ही उलटते हुए कहा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ कि क्या तुम दोस्ती के नाते से मेरा एक काम करोगे? ये देख लो कि मैंने बड़े एतमाद से मूर्ति को तुम्हारे पास भेजा है, विक्रम ने यकलख्त संजीदा होते हुए कहा। तुम्हारा एतमाद कायम रहेगा। अभी अम्मा बी की नसीहतें मुझे याद हैं और जब भी कोई नसीहत भूलने की कोशिश करता हूँ तो तड़ातड़ जूतियाँ बरसाकर फौरन उसे याद दिला देती हैं, इमरान ने कहा। और विक्रम खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे तुम गलत समझे हो, मेरा ये मकसद ना था। मुझे तुम्हारे मुतालिक सब कुछ मालूम है। मुझे अच्छी तरह इल्म है कि तुम्हारा किरदार कितना बुलंद है। वैसे अगर तुम्हें मेरी मालूमात पर यकीन ना आ रहा हो तो एक मिसाल दे देता हूँ। तुमने 2 माह पहले सनब्राइट तंजीम के खिलाफ जो काम किया है, इसकी पूरी तफसील मेरे पास मौजूद है, विक्रम ने कहा। और इमरान की आंखें फैलती चली गईं। वाकई यह हैरत अंगेज़ बात थी क्योंकि सनब्राइट तंजीम के खिलाफ इसने मिशन हाल ही में मुकम्मल किया था और ये खालिसतन पाकिस्तान का मसला था। इसकी तफसीलात विक्रम तक कैसे पहुंच सकती थी? अरे, तुमने नजूम तो नहीं सीख लिया? अगर ऐसी बात है तो ज़रा जायचा बनाकर बताना कि मेरी शादी कब होगी, इमरान ने कहा। नजूम की बात नहीं, तुम मेरे आइडियल हो, इसलिए मैं तुम्हारी कारकर्दगी से वाकिफ़ रहने के लिए बड़ी जिद्दोजहद करता हूँ। और मुझे वाकई ऐसा महसूस होता है कि ये कारकर्दगी तुम्हारी नहीं है बल्कि मेरी है। विक्रम के लहजे में बेपनाह खुलूस था और इमरान ने एक बार बेख्तियार मुस्कुरा दिया। विक्रम के खुलूस ने वाकई से मुतासिर किया था। चलो, सपासनामे का पहला हिस्सा तो मुकम्मल हो गया, अब मुतालबात की फहरिस्त बाकी रह गई होगी तो वो भी सुना दो, इमरान ने मुस्कुराकर मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा। और मूर्ति मुस्कुरा दी। सपासनामा? क्या मतलब? मैं समझा नहीं, विक्रम ने हैरान होते हुए कहा। वो तुम्हें मूर्ति समझा देगी, मैं पहले ही उसे समझा चुका हूँ। तुम बताओ मसला क्या है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मूर्ति तुम्हारे पास मौजूद है, विक्रम ने कहा। मेरे पास तो नहीं, अलबत्ता कमरे में मौजूद है, इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। तो विक्रम खिलखिलाकर हंस पड़ा और मूर्ति का चेहरा भी गुलनार सा हो गया। उसे फ़ोन दो, विक्रम ने हंसते हुए कहा और इमरान ने रिसीवर मूर्ति की तरफ बढ़ा दिया। यस चीफ, मूर्ति ने रिसीवर लेते ही बड़े मोतबाना लहजे में कहा। मूर्ति, अपने हैंडबैग की अंदरूनी सतह जो दाएं तरफ से है, इसकी साइड पर तुम्हें एक बटन नजर आएगा। इस बटन को खींचो तो ये सतह खुल जाएगी।
इसके अंदर एक लिफाफा मौजूद है, वो इमरान साहब को दे दो। विक्रम ने भी इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो मूर्ति के लहजे पर यकलख्त बेपनाह हैरत के तासुरात उभर आए। मेरे हैंडबैग में? मगर मूर्ति ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कुछ कहना चाहा। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। इमरान साहब को कहो कि वो लिफाफे में मौजूद कागजात को अच्छी तरह पढ़ लें। अब मैं खुद इन्हें फ़ोन करूँगा, विक्रम ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। आवाज़ चूंकि इमरान को भी सुनाई दे रही थी, इसलिए इसकी नज़रों में भी तजस्सुस के आसार उभर आए। वैसे मूर्ति जिस तरह हैरान हुई थी, इससे इमरान विक्रम की जहानत पर खासा खुश हुआ था कि इसने मूर्ति जैसी ज़हीन लड़की को भी ये पता ना चलने दिया था कि इसके हैंडबैग में कोई ख़ास कागजात मौजूद हैं। कमाल है, मेरे हैंडबैग में? मूर्ति ने रिसीवर कैडल पर रखकर इंतहाई हैरत भरे लहजे में सोफे पर रखा हुआ अपना हैंडबैग उठाते हुए कहा, और इसे हैंडबैग खोला और इसके अंदर झांकने लगी। फिर शायद इसे वो बटन नज़र आ गया। इसके चेहरे पर मजीद हैरत उभरी, और चंद लम्हों बाद जब इसके बैग से प्लास्टिक का एक बड़ा सा लिफाफा बरामद हुआ तो उसकी शक्ल वाकई देखने वाली हो गई। वैसे आप हैरत के दौरान ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाती हैं, इसलिए शायद विक्रम ने यह खेल खेला है। इमरान ने मुस्कुराते हुए इससे लिफाफा लेते हुए कहा। ओह इमरान साहब, यकीन करें ये मेरा ज़ाती हैंडबैग है। इसे मैंने एक लम्हे के लिए भी अपने से अलहदा नहीं किया। फिर इसके अंदर बटन, खुफिया खाना और लिफाफा, वाकई मैं सख्त हैरान हो रही हूँ। फिर मुझे इस लिफाफे का एहसास तक नहीं हुआ, मूर्ति ने कहा। जब आपको कॉल किया गया तो क्या ये हैंडबैग आपके पास मौजूद था? इमरान ने कहा। नहीं, लेकिन ये मेरे कमरे में था और कमरे को मखसूस नंबरों वाला ताला लगा हुआ था, मूर्ति ने कहा। सारा खेल तो इन्हीं नंबरों का है मिस मूर्ति। बहरहाल ये कोई मसला नहीं है आपसे जिससे आप जैसी ज़हीन लड़की इस कदर हैरान हो। आपको कॉल किया गया और इस दौरान आपके कमरे में मौजूद आपका हैंडबैग बदल दिया गया। आपकी चीज़ें अलबत्ता इसमें शिफ्ट कर दी गई थीं। लिफाफा इसलिए नरम प्लास्टिक का बनाया गया था ताकि आपको इसकी मौजूदगी का एहसास ना हो सके, चूँकि आपको इसका तसव्वुर तक ना था कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आपने किसी किस्म का ख्याल भी ना किया होगा। वैसे इस बात ने विक्रम की इज्जत मेरे दिल में बढ़ा दी है। अब मुझे यकीन आ गया कि विक्रम सिर्फ शाही ख़ानदान से मुतालिक होने की वजह से ही सीक्रेट सर्विस का चीफ नहीं बन गया, बल्कि इसमें ऐसे जरासीम भी मौजूद हैं। इमरान ने लिफाफा खोलते हुए कहा, और मूर्ति ने सर हिला दिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, मूर्ति ने कहा, और इमरान ने लिफाफे से कागज़ निकाले तो ये इंतहाई बारीक और नरम राइस पेपर थे, जिनकी तादाद 4 थी। लेकिन राइस पेपर होने की वजह से ना ही इनका हजम महसूस होता था और ना इनमें आम कागज़ों जैसी सख्ती थी। राइस पेपरों पर सुर्ख स्याही से बारीक अल्फाज टाइप शुदा थे। इमरान ने इन कागज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कागज़ पढ़ता जा रहा था, इसके चेहरे पर दिलचस्पी के आसार नुमायां होते जा रहे थे। ये विक्रम की तरफ से ज़ाती ख़त की सूरत में लिखे गए थे। इसमें विक्रम ने लिखा था कि नेपाल से ऊपर तायात की सरहद के अंदर मखसूस कबाइल रहते हैं, जिन्हें शर्पा कबाइल कहा जाता है। पूरी सरहद में इन्हीं कबाइल की आबादियाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ इंतहाई घने जंगलात भी दूर दूर तक फैले हुए हैं। शर्पा कबाइल अपने रिवाज के मुताबिक इन जंगलात में दाखिल नहीं हो सकते। अलबत्ता इन कबाइलियों का सरदार, जिसे नावा कहते हैं, वो इन जंगलात का ही मुहाफिज होता है और इसकी सरपरस्ती में साल में एक बार इन जंगलात में पाई जाने वाली इंतहाई कीमती इमारती लकड़ी काटी जाती है। ये लकड़ी खंबा मर्दों से कटवाई जाती है और इन्हें इसका मामूली सा मुआवजा भी दिया जाता है, लेकिन रिवाज के मुताबिक खंबा मर्दों की आंखों पर पट्टियां बांधकर इन्हें जंगल में पहुंचा दिया जाता है, और फिर जब तक लकड़ी मुकम्मल तौर पर नहीं काटी जाती, इस वक्त तक ये लोग इस जंगल के एक महदूद इलाके से बाहर नहीं आ सकते। कटाई मुकम्मल होने के बाद दोबारा इनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर इन्हें जंगलात से बाहर लाया जाता है। ये रिवाज सदियों से चला आ रहा है। तायात का ये इलाका शुगरान में शामिल है, लेकिन शर्पा कबाइल आज़ाद समझे जाते हैं। वो सिवाय अपने सरदार नावा के और किसी की बात नहीं मानते, और शुगरान हुकूमत भी इनकी इस आज़ादी का इकरार करती है। इसलिए शुगरान हुकूमत का कोई अफसर इनके इलाकों में नहीं जाता। अलबत्ता ये लकड़ी इंतहाई सस्ते दामों हुकूमत शुगरान इस नावा से ख़रीद लेती है और नावा को इसकी बाकायदा अदायगी की जाती है। नावा शर्पा कबाइल की सरहदों से दूर ये लकड़ी पहुंचाकर इसका सौदा करता है और रकम लेकर आता है। ये रकम शर्पा कबाइल के मजहबी पेशवा बड़े लामा के पास जमा करा देती है, और बड़ा लामा इसे अपने इबादत खानों का खर्च भी चलाता है और इसे गरीब शर्पा कबाइलियों की फलाह बहबूद के लिए भी खर्च करता है। शर्पा जिनकी इस इलाके में कसरत है,
अपने आप को आला ज़ात के लोग समझते हैं, जबकि खंबा की यहाँ अक़लियत है। ऐसे लोग समझे जाते हैं जो इंतहाई हकीर हों। जिस तरह काफिरिस्तान में खश्तरी आला ज़ात और शूदर नीच ज़ात के समझे जाते हैं। बहरहाल खंबा शरपा कबाइल के शूदर होते हैं, और ये खंबा जब भूख से तंग आ जाते हैं तो फिर ये अक्सर नापाल की सरहदों के अंदर मजदूरी करने पहुंच जाते हैं। ऐसे एक खंबा से हमें एक अहम इत्तला मिली कि इस साल जब वो लकड़ी काटने गया तो इसने इस जंगल में एक सफ़ेद फाम औरत को देखा जो नावा से बातें कर रही थी। वो वक्त खंबा के सोने का था और सारे खंबा थक हार कर गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन ये खंबा न जाने क्यों ना सो सका। बहरहाल इसने इस सफ़ेद फाम औरत को नावा से बातें करते हुए देखा तो वो बेहद हैरान हुआ। इसने अपने कान इनकी बातों पर लगा दिए, लेकिन वो कोई बात ना समझ सका क्योंकि वो किसी अजनबी ज़बान में बात कर रहे थे। लेकिन उसे खोज सी हो गई। उसने सुबह दूसरे खंबा साथियों से बात की तो इनमें से एक ने उसे सरगोशी के अंदाज में बताया कि इसने 4 सफ़ेद फाम मर्दों और एक औरत को अचानक एक झाड़ी के अंदर गायब होते देखा है। चूँकि नावा इनकी कड़ी निगरानी करता था और लकड़ी भी काटी जाती थी, इसलिए वो लोग वापस चले गए। जब मुझे ये इत्तला मिली तो मैंने चंद खास एजेंट इस जंगल में भेजे ताकि मालूम किया जा सके कि ये सफ़ेद फाम लोग कौन हैं और क्यों इन जंगलों में मौजूद हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ट्रांसमीटर पर अहम इत्तला दे सका। इसके बाद शायद उसका भी खात्मा कर दिया गया। बहरहाल उसने जो इत्तला दी है उसके मुताबिक ये सफ़ेद फाम लोग रूसियाही हैं और उनके साथ कुछ काफिरिस्तानी लोग भी हैं। ये जंगल के नीचे ज़ेर ज़मीन कोई अहम अड्डा बना रहे हैं या बनाया हुआ है। ये इत्तला हमारे लिए बेहद तशवीशनाक थी क्योंकि काफिरिस्तानियों और रूसियाहियों की मौजूदगी नापाल की आज़ादी के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती थी। काफिरिस्तान और रूसिया नापाल के हमेशा खिलाफ रहे हैं और नापाल की आज़ादी के खिलाफ साजिशें करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो साजिश की है वो इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि कोई नापाली किसी तरह भी शरपा कबाइल में नहीं जा सकता। ये लोग नापालियों की मौजूदगी अपने इलाके में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करते। वो इन्हें फ़ौरन कत्ल कर देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि शुगरान को इसकी इत्तला दे दी जाए, लेकिन शुगरान ने मुझे जवाब दे दिया कि उन्होंने मुकम्मल इंक्वायरी कर ली है, लेकिन कोई अड्डा यहाँ मौजूद नहीं है। मुझे यकीन है कि चूँकि वो शरपा कबाइल में जा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने लाजमन किसी सैटेलाइट के ज़रिए ही इंक्वायरी करने की कोशिश की होगी। लेकिन ज़ाहिर है कि रूसियाही इस मामले में बेहद तेज़ हैं, इसलिए उन्होंने पहले से इसका इंतज़ाम कर रखा होगा। बहरहाल बहुत सोच कर मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया और मैं ये ख़त बहैसियत दोस्तों में लिख रहा हूँ। मुझे यकीन है कि अगर तुम चाहो तो कम से कम ये मालूम हो सकता है कि ये अड्डा किसके खिलाफ बनाया जा रहा है। अगर नापाल के खिलाफ है तो फिर यकीनन तुम हम नापालियों की मदद करोगे, क्योंकि काफिरिस्तान की बजाय पाकिस्तान से नापालियों के ताल्लुकात हमेशा ही अच्छे रहे हैं और काफिरिस्तानियों को नापालियों से सबसे ज़्यादा गिला भी यही है। और अगर ये अड्डा नापालियों की बजाय शुगरान के खिलाफ है तो फिर तुम्हारी मर्जी कि तुम अपने तौर पर शुगरान को इत्तला कर दो। वो इतनी ताकत बहरहाल रखते हैं कि रूसिया और काफिरिस्तान से टक्कर ले सकें, लेकिन नापाल इतनी ताकत नहीं रखता, इसलिए वो तुम्हारा सहारा ले रहा है। ख़त यहाँ आकर ख़त्म हो गया था। इमरान ने एक तवील सांस लिया और फिर कागजात तय करके इसे मेज़ पर रख दिया। उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बज उठी। यस, अली इमरान स्पीकिंग। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि फ़ोन विक्रम की तरफ से ही होगा। विक्रम बोल रहा हूँ, तुमने वो ख़त पढ़ लिया होगा। मुझे यकीन है कि तुम हमारी मदद ज़रूर करोगे, लेकिन तुम अगर ऐसा ना करना चाहो तो मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। फिर जो नापालियों की किस्मत में होगा भुगत लेंगे, विक्रम ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। जब तुम मुखबरी करने के लिए एजेंट वहाँ भेज सकते हो तो इस अड्डे को तबाह करने के लिए टीम क्यों नहीं भेज सकते? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। टीम भी भेज सकता हूँ, लेकिन मेरी टीम के पास ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है कि किसी साइंसी अड्डे को तबाह कर सकें। हमें चूँकि नापाल में कभी किसी ऐसे चक्कर से कभी वास्ते ही नहीं पड़ा, इसलिए मेरी टीम तो यहाँ सिर्फ मुल्क की सतह के खिलाफ आम सी साजिशों के खिलाफ ही काम करती रहती है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, विक्रम ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, मैं पहले अपने तौर पर इंक्वायरी करूँगा। इसके बाद अगर मैंने महसूस किया कि वाकई ऐसा कोई अड्डा है तो फिर मैं लाजमन इस अड्डे के खिलाफ हरकत में आऊँगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अड्डा नेपाल की बजाय दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ ही बनाया जा रहा हो। बहरहाल तुम बेफिक्र रहो, तुमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, अब बाकी मेरा काम है, इमरान ने कहा। ओह बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और बता दूं,
जो मैंने जानबूझकर इस खत में नहीं लिखी, क्योंकि मुझे खतरा था कि मेरे मुखबरों को वहाँ पकड़े जाने के बाद लाजमन उन्होंने इनसे ये बात उगलवाई होगी कि नेपाल सीक्रेट सर्विस को इस अड्डे का इल्म हो गया है, और हो सकता है कि वो हमारी कड़ी निगरानी कर रहे हों। और जब मूर्ति पाकेशिया जा रही थी तो वो चौंक पड़े। हालांकि मूर्ति ने अपनी 9 उम्री का ज़माना पाकेशिया में गुजारा है। इसका वालिद यहाँ ग्रेटलैंड की फ़ौज में मुलाजिम था। बहरहाल वो मूर्ति के पाकेशिया अचानक जाने से चौंक सकते थे, और हो सकता है कि वो मूर्ति से एक ख़त हासिल कर लेते। इस खतरे के पेश नज़र मैंने ख़त में वो अहम तरीन बात नहीं लिखी, क्योंकि इस तरह इन्हें मुकम्मल यकीन हो जाता कि मुझे इस अड्डे के बारे में अहम तरीन इत्तला हासिल हो गई है, और वो यकीनन सबसे पहले हमारा खात्मा करने की कोशिश करते। और हमें यकीन है कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, विक्रम ने कहा, और इमरान ने सर हिला दिया, क्योंकि वो भी समझता था कि नेपाल सीक्रेट सर्विस किसी तरह भी रूस स्याही या काफिरिस्तानी एजेंटों का मुकाबला नहीं कर सकती। वो अहम बात तो बताओ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। वो अहम बात यह है कि मेरे एजेंट ने बताया है कि इस अड्डे के अंदर 50 फीट लंबे दो हैकर रॉकेट लॉन्चर नस्ब किए जा रहे हैं, और इनका रुख मगरिब की तरफ है। इतने बड़े लॉन्चरों की तनसीब से तो यही जाहिर होता है कि वो लोग पूरे नेपाल को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। हम इस कदर ताकतवर रॉकेटों का तो जाहिर है मुकाबला नहीं कर सकते, विक्रम ने कहा। तुम्हारे एजेंट को इतनी तफसील का कैसे इल्म हुआ? क्या वो अड्डे के अंदर गया था? इमरान ने चौंक कर पूछा। नहीं, इसने बताया है कि एक सफ़ेद फाम अचानक जंगल में इसके हत्थे चढ़ गया, तो इसने इस पर मखसूस नापाली अंदाज में खौफनाक तशद्दुद करके इससे ये सारी बातें मालूम की हैं। लेकिन इस कॉल के बाद फिर ना ही इसकी कॉल आई और ना ही वो वापस आया, विक्रम ने जवाब दिया। ये कॉल कितना अर्सा पहले तुम्हें मौसूल हुई थी? इमरान ने पूछा। 2 हफ्ते पहले, विक्रम ने जवाब दिया। ओके, थैंक यू, अब बाकी काम मैं कर लूँगा, तुम मुतमईन रहो, इमरान ने कहा, और विक्रम इसका शुक्रिया अदा करने लगा। लेकिन इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। अब मुझे इजाज़त है, मैं जा सकती हूँ? मूर्ति ने, जो इस दौरान खामोश बैठी हुई थी, सोफे से उठते हुए कहा। बैठो, पहले ये बताओ कि तुम कभी तायात या इन शर्पा कबाइल में गई हो? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। नहीं, मैं तो कभी नहीं गई, लेकिन आपको ये सुनकर शायद हैरत हो कि हमारे ख़ानदान में एक औरत शर्पा थी जो हाल ही में फौत हुई है। वो रिश्ते में मेरी चच्ची लगती थी। वो चूंकि बे औलाद थी, इसलिए वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी। मेरे रिश्ते का चच्चा और इसका शौहर नेपाल से तायात गए थे, और वहाँ वो लामाओं का खिदमतगुजार बन गया था, और लामा इस पर बेहद एतमाद करने लगे। फिर एक बार एक लामा उसे अपने साथ शर्पा कबाइल में लेकर गया। मेरा वो चच्चा, जिसका नाम ढाकम था, शर्पा कबाइल में काफ़ी अरसा रहा। लामा की वजह से वो उसे रखने पर मजबूर थे। वहीं इसकी और मेरी चच्ची की मोहब्बत हो गई। लेकिन चूंकि शर्पा या ये कभी भी बर्दाश्त ना कर सकते थे कि कोई शर्पा औरत किसी नेपाली मर्द के साथ शादी करे। हालांकि शर्पा औरतें रिवाज के मुताबिक मुकम्मल आज़ाद होती हैं, लेकिन मामला दूसरा था। चुनाचा ढाकम इस शर्पा औरत को साथ लेकर फरार हो गया, और बड़ी जिद्दोजहद के बाद किसी न किसी तरह बचता बचाता वो नेपाल पहुंच ही गया। इस तरह वो शर्पा औरत हमारे ख़ानदान का एक फ़र्द बन गई। ढाकम यहाँ पहुँचने के बाद जल्द ही एक खौफनाक बीमारी में मुब्तला हो गया और मर गया, लेकिन शर्पा औरत जिंदा रही। वो अभी हाल ही में फौत हुई है। वो मुझे बड़ी तफसील से शर्पा कबाइल के रिवायात और वहाँ के इलाकों की कहानियाँ सुनाया करती थी, इसलिए मुझे वैसे शर्पा कबाइल के मुतालिक काफ़ी मालूमात हासिल हैं। लेकिन जाहिर है कि मैं वहाँ तो नहीं जा सकती, क्योंकि वो लोग नेपालियों के अब जानी दुश्मन हैं। शायद ऐसा ढाकम और इस शर्पा औरत के फरार होने के बाद हुआ हो। बहरहाल बात ऐसी ही है, मूर्ति ने बड़ी संजीदगी से तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, तुम ऐसा करो कि अभी फ़िलहाल कुछ दिन यहाँ रहो और खूब सैर वगैरह करो। मैं इस दौरान कुछ इब्तिदाई काम मुकम्मल कर लूँ। अगर इसके बाद मैंने ज़रूरत महसूस की तो हो सकता है इस मिशन में तुम्हारे साथ ही चला चलूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। लेकिन इमरान साहब, मैं तो नेपाली हूँ, मैंने, मूर्ति ने हैरान होते हुए कहा। अरे, इस बात की फ़िक्र ना करो, ये जादू मुझे आता है, मैं तुम्हें शर्पा बना दूंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और मूर्ति ने सर हिला दिया। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बहरहाल मुझे आपके साथ काम करते हुए इंतहाई मुसरत होगी, लेकिन एक बात और है, मैं यहाँ अकेली कैसे सैर करूँगी? अगर आप इस सिलसिले में मेरा साथ दें तो, मूर्ति ने सर मुस्कुराते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा तारुफ अपने एक दोस्त सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिंटेंडेंट फयाज से करा दूंगा। इसके बाद तुम दारुल हुकूमत की मलका बन जाओगी। मेरा वो यार बस ज़रा आशिक मिजाज वाक़ हुआ है, लेकिन बहरहाल इसका किरदार ख़राब नहीं है, इमरान ने कहा। ओह, फिर तो ज़्यादा लुत्फ़ रहेगा।
आशिकों से तो मुझे वैसे भी दिलचस्पी है, मूर्ति ने हंसते हुए कहा। और इमरान भी हंस पड़ा। इससे टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिया। फयाज, सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सुपर फयाज की आवाज़ सुनाई दी। सुपरिंटेंडेंटी साहिबा घर पर हैं? इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। कौन? किसकी बात कर रहे हो? कौन हो तुम? सुपर फयाज ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। उनकी बात कर रहा हूँ जो असल सुपरिंटेंडेंट हैं, लेकिन मजबूरी है कि सुपरिंटेंडेंट की मोनस मुझे नहीं आती। इमरान ने इस बार असल लहजे में कहा। ओह इमरान, तुम, ये क्या बकवास है? सुपर फयाज ने इमरान की आवाज़ पहचानते ही गुस्सीले लहजे में कहा। अच्छा, तो भाभी सलमा बकवास हो गई हैं। ठीक है, मैं करता हूँ उन्हें फ़ोन। मैंने सोचा कि तुमसे पहले पूछ लूँ, वरना कल को तुम गिला करोगे कि मिस मूर्ति को पहले मुझे मिलाना था। घर क्यों भिजवा दिया? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मिस मूर्ति? कौन मिस मूर्ति? किसकी बात कर रहे हो? सुपर फयाज ने बुरी तरह चौंक कर पूछा। नापाल से आई हुई मेहमान है। वैसे वो होटल में रह रही है। मैंने सोचा कि बेचारी ख्वामख्वा होटल में कई भारी अखराजात अदा करती रहेगी। फिर वो सैर व तफरीह की भी बड़ी शौकीन है, इसलिए मैंने यही फैसला किया कि उसे सलमा भाभी के पास भेज दूँ। सलमा भाभी इससे मिलकर बेहद खुश होंगी, और फिर वो तुम्हें कह भी सकती हैं कि मूर्ति को सैर व तफरीह कराओ, और तुम हो कि सलमा भाभी को ही बकवास कह रहे हो। इमरान ने कहा। अरे अरे, मेरा ये मतलब ना था। वैसे मिस मूर्ति है कौन? इसका हदूद अरबा? सुपर फयाज के लहजे में पैदा होने वाली चमक नुमाया थी और इमरान मुस्कुरा दिया। नापाल की मलका हुसन है, और मुझे यकीन है कि वर्ल्ड की मलका हुसन भी मुंतखब हो जाएगी। वैसे बड़ी शौक ज़हीन और ख़ूबसूरत और खुली बातें करने वाली लड़की है। सलमा भाभी ज़रूर इससे मिलकर खुश होंगी। इमरान ने जानबूझकर आखिर में सलमा भाभी की पख लगा दी। अरे छोड़ो, वहाँ घर में बेचारी बोर होगी। होटल के अखराजात की फ़िक्र ना करो। किसमें जुर्रत है कि हमारी मेहमान से बिल वसूल कर सके, और सैर तफरी भी हो जाएगी। बस एक बात है कि तुम अपनी भाभी से कोई बात ना करोगे। सुपर फयाज इमरान की तवक्का के ऐन मुताबिक पटरी पर जल्द ही चढ़ आया। मूर्ति मुस्कुरा रही थी। अरे, वो तो मैं होटल के अखराजात की वजह से कह रहा था। यार, तुमसे अब कोई पर्दा तो नहीं है? तुम जानते तो हो, कड़की का ज़माना है। सुलेमान ने पिछले 2 माह से मुझे गुज़िश्ता 2 सालों की तनख्वाहों, ओवर टाइम, TADA की अदायगी का कानूनी नोटिस दे रखा है। ऐसे हालात में मेहमान, अब जाहिर है तुम समझदार हो, तो तुम्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुपरिंटेंडेंट का ओहदा जलीला तफवीज़ किया गया है ना? इमरान ने कहा। अरे छोड़ो इस जलीला जमीला को, मूर्ति की बात करो। कहाँ है वो इस वक्त? सुपर फयाज ने तेज़ लहजे में कहा। मेरे फ्लैट में मौजूद है, लेकिन मैंने उसे जानबूझकर दूसरे कमरे में बिठाया है ताकि मेरा भरम खुल ना जाए। नापाल के शाही खानदान से उसका ताल्लुक है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, फयाज ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। आपके ये सुपरिंटेंडेंट साहब कुछ बेवकूफ़ से लगते हैं, मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, बड़ा शातिर और तेज़ आदमी है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। बड़ा मुखलिस दोस्त है। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे चीफ बॉस की इत्तला की तस्दीक कर लूँ। इमरान ने सोफे से उठते हुए कहा। क्या मतलब? आप तायात जा रहे हैं? मूर्ति ने हैरान होकर कहा। अरे नहीं, अभी वो ताबूत ही नहीं बना जिसमें मुझे डाला जाए। मेरे कुछ अपने ज़राए हैं तस्दीक के, जिन्हें मैं इस्तेमाल करूँगा। सुपर फयाज से लंबे चौड़े तारुफ की ज़रूरत नहीं, वो अपना तारुफ खुद ही करा देगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर इससे सुलेमान को बुलाकर उसे सुपर फयाज के बारे में हिदायत दी, और ख़ुद वो तेज़ तेज़ कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जहन में यही आइडिया आया था कि वो शुगरान सीक्रेट सर्विस के चीफ से बतौर X2 इस अड्डे के बारे में बात करेगा, ताकि सही सूरत हाल सामने आ सके, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर विक्रम ने शुगरान हुकूमत को इत्तला दी होगी तो वहाँ की सीक्रेट सर्विस ने लाजमन उसकी तस्दीक ज़रूर की होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।